गाना गुनगुनाते हुए राजन बाथरूम से निकला और फिर बोला, भाभी जी मेरा नाश्ता, आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। क्या बात है देवर जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, रोज सांझ की दुल्हन को याद करते हैं। कुछ नहीं भाभी, रेडियो पर बज रहा था ना, तो यूं ही दिल किया गुनगुनाने का। देवर जी, जब कोई गीत गुनगुनाने का दिल करे तो इसका क्या मतलब होता है जानते हैं आप? नहीं जानता, राजन ने लापरवाही से कहा। मतलब इस गीत के लफ्ज अंदर कहीं जगह बना रहे हैं। वह हर गीत जो हमारी जबान पर बार बार आता है, कहीं ना कहीं हमारे जज्बातों से जुड़कर आता है। ओह भाभी आप भी, कोई नहीं है, आप यूं ही। कोई ऑफिस में देख ली क्या आपने? मुझे धीरे से बता दीजिए, मैं आपके भैया से कहकर सब बात तय कर लूँगी। अरे बाबा नहीं भाभी जी, अगर होती तो ज़रूर आपको बताता। सच में देवर जी? हाँ भाभी, बिल्कुल। यह कर राजन ने राधिका को थोड़ा मुस्कुराकर देखा और फट से बोला, एक बात कहूँ भाभी? कहिए ना देवर जी, मुझे तो सांझ की दुल्हन ही चाहिए। देवर जी, वह कैसी होती है? हमने तो ऐसी कोई दुल्हन सुनी ही नहीं। बस बहुत सुंदर, ढलती शाम की तरह शांत, अपने आगोश में सारे उजाले को समेटे हुए, दो पर्वतों के बीच डूबते सुरमई सूरज की तरह, पेड़ों की शाखाओं से झांकती किरणों की तरह, शाम को घर लौटते परिंदों की तरह और तारे भरी झिलमिलाहट करती अंबर की तरह, जागती आंखों में सपनों की तरह, बहुत सुंदर। तो आप यह क्यों नहीं कहते कि आपको किसी कविता से शादी करनी है? कविता नहीं भाभी, हकीकत होगी वह। हकीकत, वैसी ही हकीकत जैसे शाम अपने आप में स्वप्निल होकर एक हकीकत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई दहेज नहीं, कोई डिमांड नहीं। तो मैं यूं समझूं कि आप तलाश में हैं? अभी तक ऐसी कोई नहीं है भाभी जी। तो फिर? अभी तो सिर्फ बंद आंखों में झांकती है। राधिका ने मजाक किया। तो क्या कहती है वो? मैं भी तो सुनूं। कुछ नहीं, बस आती है और चली जाती है, कल शाम को आने का फिर से वादा करके। देवर जी ने सपने देखने शुरू कर दिए हैं। शुभ संकेत। बाबूजी को देती हूँ। नाश्ते की प्लेट पकड़ाते हुए राधिका मुस्कुराई। राजन राधिका का देवर बेहद भावुक और सहृदय, मन गंगा की तरह उसका पवित्र है। सागर की गहराई भी उसे छू न सके। सबके साथ सबका होकर रहना उसकी खास पहचान। सारी कॉलोनी राजन भैया कहकर बुलाती है उसे, और आते जाते सभी से अनजाने ही पहचान हो जाती है। कब किससे कैसे पहचान बनी पूछने में पता चलता है कि यूं ही चलते चलते रास्ते में कोई मिला, अपनी परेशानी सुना दी और राजन भैया ने बिना जाने पहचाने उसकी मदद कर दी। कौन था पूछने पर कहता कि जरूरतमंद था, इसलिए उसकी मदद कर दी। राधिका और बाबूजी दोनों परेशान रहते कि आखिर यह लड़का कब शादी करेगा। बहुत दिनों बाद उस दिन उसे खुश देखकर राधिका ने यह सवाल किया कि कोई पसंद कर ली है क्या। राजन ऑफिस चला गया तो राधिका सोचने लगी कि कितना भोला है ये लड़का। आज के ज़माने में इतना पवित्र सौंदर्य कहाँ मिलेगा, कैसे ढूंढे। आज शिबू से बात करती हूँ। क्या सोच रही हो? अपने कमरे से बाहर आते हुए राधिका के पति शिबू ने पूछा। सोच रही हूँ इतनी सुंदर कहाँ से लाऊंगी। क्या लेने जा रही हो तुम? देवर जी के लिए सांझ की दुल्हन। क्या मजाक करती रहती हो तुम भी? हाँ हाँ, अभी अभी कहकर निकले कि मुझे तो सांझ की दुल्हन जैसी ही अपनी दुल्हन चाहिए। वह स्वप्निल सांझ की तरह सुंदर हो। आज तुम्हारे भाई साहब भी पूरे शायर नजर आ रहे थे। तो देवर किसका है? शिबू ने राधिका की ओर तिरछी मुस्कान डालकर कहा। चलो कुछ बोला तो। कल्पना में तलाश रहे हैं, कहते हैं हकीकत होगा, और आप सच में उसे सच करेंगी। तो फिर जाओ किसी शायर के पास, कोई अच्छी सी गजल लिखवा लाओ और फिर कहना, यह लो आ गई तुम्हारी दुल्हन। पगला है वह भी। वह तो है, मगर उन्होंने बड़ी मुश्किल से हाँ की है, तो कोशिश करनी ही होगी। हाँ तो करो कोशिश। तुम जाओ सांझ की दुल्हन लेने और मैं चला अपने काम पर। यह शिबू भी निकल गया अपनी अनवरत यात्रा पर। रुकने का नाम ही नहीं लेता। जब भी बात करता ऊंचे आसमान में उड़ने की। धरती पर कदम रखना छोड़ दिया था उसने। उड़ना है, उड़ते ही जाना है। किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, और शिबू ने अपना काम इतना फैला लिया कि अब उसके पास खुद को समेटने के लिए भी वक्त नहीं, अपनी पत्नी राधिका के लिए भी नहीं। राधिका आसमान में उड़ते पंछी को देखती रही जो शाम को घर वापस आएगा, मगर कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो रात ढले ही लौटते हैं। शायद उसका पति शिबू भी वह परिंदा ही है जो रात ढले ही आएगा और अपने नीर में चुपचाप बिना आहट के सो जाएगा। राधिका दूर तक उसे जाती देखती रही। तभी बाहर से आवाज आई, बहू दूध आ गया है। हाँ बाबूजी।
बाबूजी आपका नाश्ता भी तैयार है। नाश्ता देखते राधिका ने कहा, बाबूजी आपसे कुछ कहना है, कहो ना बहू। राजन भैया ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अरे वाह, कब बोला और कैसे चाहिए उसे लड़की? कहता है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए। तो उसमें क्या बड़ी बात है बहू, हमारे रिश्तेदारों में अनेक सुंदर लड़कियां हैं, वह जिसे पसंद करेगा उससे रिश्ता तय समझो। बहू तुम उधर संभालो, मैं इधर संभालता हूँ, बाबूजी ने खनकती आवाज़ में कहा। कब से इस उम्मीद में था कि दूसरी बहू आएगी। और क्या बाबूजी? कुछ नहीं बहू, बाबूजी की बात अधूरी छोड़कर बोले। मगर राधिका इस ओर से भली भांति परिचित हो चुकी थी। उसके विवाह को 5 साल हो गए थे और बाबूजी तरस रहे थे अपने आंगन के खिलौने के लिए। अरे विश्रुत जी, लड़की क्यों, आप देखते ही रह जाएंगे, न करने का तो सवाल ही नहीं उठेगा, बस एक नज़र की ही बात रहेगी, दूर के एक रिश्तेदार ने कहा। शाम को राधिका ने ससुर जी से पूरी बात सुनी। परिवार के हर सदस्य की खुशी की परवाह में जीती राधिका का मन न जाने क्यों आशंकित हो उठा कि राजन बहुत भोला है और वह लड़की हॉस्टल में पढ़ने वाली। फिर रात को शिबू के घर आते ही राधिका ने अपनी आशंका जाहिर की। अरे जानते हैं, आज बाबूजी ने एक बात चलाई है, लेकिन वह लड़की हॉस्टल में पढ़ती है। अरे तो क्या हुआ, यह जरूरी नहीं कि हॉस्टल में पढ़ने वाली हर लड़की तेज हो। हाँ, स्मार्ट तो होगी ही वह, वहाँ का परिवेश ही ऐसा होता है, तुम अभी से क्यों परेशान हो, शिबू ने कहा। राजन को कुछ बताए बिना ही बाबूजी ने आदेश दिया, आज एक मित्र के यहाँ जाना है, सभी के साथ तुम्हें भी चलना होगा राजन। राजन ने बिना कुछ पूछे हाँ कर दी। राधिका मन ही मन मुस्कुराई कि कितना भोला है, यह भी नहीं पूछा कि कहाँ जाना है। सब लोग चले गए। वहाँ जाते ही लड़की आई, सच में बेहद खूबसूरत। राधिका ने तो देखते ही कह दिया, देवर जी देखिए, आपकी सांझ की दुल्हन यही तो थी। क्या यही है वह? राजन ने धीरे से पूछा और फिर मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। और किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं थी। बाबूजी ने कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, पर एक बात बहुत साफ कहना चाहूँगा कि हमारे घर में एक और बहू है जो बहुत संस्कारी है। नई बहू घर की खुशी बरकरार रखे, हमें बस इतना ही चाहिए। राधिका सोच रही थी कि कभी उसने अपने हाथों से गिलास भी नहीं उठाया होगा। हॉस्टल में रहती है जो, कमरे में उसने खुले पैर ही प्रवेश किया। नाजुक सी एड़ियाँ चुप चुप झाँक पड़ी, चेहरे की लालिमा उनमें आ गई। शरीर का हर अंग जैसे नाप तोलकर बनाया गया था, कहीं भी कुछ अधिक या कम नहीं, जो था अपनी जगह सही और सटीक। शायद फुर्सत में नहीं, एकांत में बनाई गई थी वह रचना। अंगों का बाकपन और सौंदर्य की वह पराकाष्ठा। राधिका ने एक बार पुनः अपनी शंका सबके सामने रखनी चाहिए। इतनी सुंदर, इसे हम लोग संभाल पाएंगे? घर का कामकाज कर सकेगी? तभी राजन ने कहा, नहीं करेगी तो क्या हुआ भाभी जी, हम कर लेंगे। देवर जी इसके नाज नखरे भी उठाने पड़ेंगे, हम उठा लेंगे। वाह, यह हुई ना बात, तुम क्यों एक ही बात के पीछे पड़ी हो, शिबू ने कहा। बाबूजी ने भी कहा, बहू वह राजन का काम है, इसकी मन मर्जी, यह जैसा चाहेगा वैसा करेगा। सारे दिन की थकान से चूर राधिका ने बिस्तर थामा, फिर भी आंखों में नींद नहीं थी। एक बात अब भी घूम रही थी कि राजन बहुत सीधा है। शादी की तैयारी में व्यस्त राधिका को पता ही नहीं चला कहाँ है और किस जगह नहीं है। हर जगह उसका होना जरूरी है। घर में आने वाले मेहमानों के इंतजाम से लेकर दूल्हे दुल्हन का जोड़ा भी उसे ही तैयार करना था। उस पर क्या अच्छा लगेगा यह राजन से ही पूछा जाता। राजन सुंदरी से पूछता, मॉडर्न जमाना है बाबूजी कहते। दुल्हन का जोड़ा पसंद होने के बाद राजन ने कहा, भाभी जी आपके लिए पसंद कर दूं क्या, या भैया से करवाएंगी? आपके भाई साहब के पास इतना समय कहाँ है, उन्होंने इसके पहले कभी पसंद किया है जो अब करेंगे? कहकर राधिका मन ही मन सोचने लगी कि शिबू तो कभी यह भी नहीं कहता कि तुम साड़ी में अच्छी लगती हो या यह रंग तुम पे बहुत खिलता है। उससे तो कहा भी था कि बहू के कपड़े पसंद करने तुम भी चलो, तो उसने कह दिया था कि तुम ही चली जाओ, मैं नहीं जा सकता, यह मेरा काम नहीं है, अपने देवर को ले जाओ, वह पसंद कर लेगा। उसकी आंख नम हो गई। कहीं राजन भैया का उत्साह तो इस पीड़ा का कारण नहीं? अरे भाभी क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं देवर जी, राधिका ने चुपके से अपने नम कोरों को पोंछते हुए कहा। अच्छा चलिए, अब आपके लिए पसंद करते हैं। आप पर यह जरी बॉर्डर वाली काली साड़ी बहुत खिलेगी। नहीं देवर जी, काला रंग शुभ नहीं होता। ऐसा किसने कह दिया भाभी, यह रंग तो फैशन में है। और फिर राजन ने राधिका पर किसी अनुभवी की तरह साड़ी डालते हुए कहा, अब देखिए अब कैसी लग रही हैं। राधिका उस साड़ी में बहुत खिल रही थी। दुकानदार ने कहा, वाह क्या पसंद है आपकी। राजन चिढ़ गया, उसे मालूम था कि वह अपनी चीज़ की प्रशंसा कर रहा है, राधिका की नहीं।
राजन ने राधिका के आंसू देख लिए थे, इसलिए बोला, भाभी मैं सुंदरी को बहुत प्यार दूंगा। उसकी आंखों से गिरा हर आंसू मेरी ही आंख में पनाह लेगा। राधिका के होठों पर दर्द भरी मुस्कान तैर गई। देवर जी, आप सच में बहुत अच्छे हैं, जो पत्नी के वैल्यू को समझते हैं। राजन ने शॉपिंग का सारा खर्च उठाते हुए कहा, भाभी आने दो उसे, वह आपकी दोस्त बनकर रहेगी। राधिका को उस संध्या सुंदरी से जलन हो रही थी, फिर भी वह खुश थी। घर में सारे मेहमान आ चुके थे और वह स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। आखिर देवर के लिए रानी जो ला रही थी। बाबूजी का हुक्म था कि जब तक शादी पूरी न हो जाए शहनाई बजती रहनी चाहिए। शहनाई की धुनों में भी बहू ने घर में कदम रखा। कलश पर पैर से ठोकर देकर नववधू को चावल गिराने थे और राजन को समेटने थे। उसने चावल इतनी दूर फैला दिए कि राजन बेचारा समेटता ही रह गया। राधिका ने देखा तो कहा, देवरानी जी धीरे मारिए, देवर जी को बटोरने में तकलीफ होगी। कुछ ही दिनों बाद राधिका की आशंका सही साबित होने लगी। वह तो सच में रानी थी। 10 बजे सोकर उठती तो बाबूजी से छिपकर राजन उसे चाय बनाकर देता। जब बाबूजी ने उसे कहा कि बहू राधिका की मदद किया करो तो वह असमर्थता सी जताते हुए बोली, मुझे नहीं आता यह सब, कैसे करूं? बिगड़ गया तो? वह तो सो कर ही 10 बजे उठती है बाबूजी, रहने दीजिए। राधिका ने कहा। उसकी खूबसूरती में कहीं दाग न लग जाए, यह सोचकर रसोई और अन्य कामों से दूर ही रखा गया। सारे नाज भी उठाए गए। उसके आने के बाद राधिका ने खुद को अकेला महसूस किया। अब राजन रसोई में खड़ा होकर उससे बातें नहीं करता, समय ही नहीं था उसके पास। घर के बदले माहौल को राधिका ही संभाल कर रखती। सुंदरी की गलतियों को वह सबसे छिपा जाती। यह बात सुंदरी ने समझ ली थी। वह राधिका की आड़ में खेल करती, जिसे राधिका जानकर भी अनजान बन जाती, ताकि घर की सुख शांति बनी रहे। धीरे धीरे समझ जाएगी, वह यही सोच रही थी। मगर सुंदरी ने हर दिन परिवार के उसूलों को तोड़ने की कोशिश की। हर दिन राजन से एक फरमाइश, आए दिन पार्टी, आए दिन सिनेमा। बाबूजी ने एक दिन ऐतराज किया, तो इसमें बुराई क्या है, अपनी सहेलियों के साथ ही तो है। तीखे स्वर में राजन ने जवाब दिया, ठीक है, तो तुम भी ध्यान रखना कि वह कब जाएगी। मुझसे पूछने की उसे कोई ज़रूरत नहीं। एक दिन उसे जाना था तो उसने राजन से पूछा। राजन ने भी जाने के लिए हाँ कह दी। घर से बाहर रहने का समय बढ़ता रहा। तब बाबूजी ने कहा, राजन देखो, इतनी छूट सही नहीं। आखिर वह घर की बहू है, घर में एक बहू और भी तो है। उसने तो कभी ऐसा नहीं किया। क्या हुआ बाबूजी, सहेलियों के साथ ही तो है, आप परेशान ना होइए, मैं हूँ ना। मगर उसके हॉस्टल के लड़के भी तो गए हैं, बाबूजी ने कड़क आवाज़ में कहा। राजन ने पहली बार बाबूजी से तर्क किया। हॉस्टल में पढ़ी है, खुले विचारों की है, कैसे मना करूं? धीरे धीरे सब समझ जाएगी। राधिका ने भी बाबूजी को समझाया। बाबूजी, एक संतान के आते ही वह बंध जाएगी, बस देर आने की है, अभी उसे थोड़ी आज़ादी चाहिए, घूमने दीजिए। घर की नववधू ने रात 9 बजे घर में कदम रखा। साथ में कौन है? बाबूजी ने खिड़की से झांककर देखना चाहा। सुंदरी उस लड़के के हाथ में हाथ डाले थी। वही 2 हाथ खिलखिलाहट के साथ हवा में लहरा गए और खिलखिलाहट की आवाज़ माहौल में गूंज उठी। बाबूजी का तन मन कांप उठा। उन्हें अपने सालों का कमाई दौलत मान मर्यादा सरेआम बिकती दिखी। झांक कर देखा, कितने घरों की खिड़कियां उस दृश्य की साक्षी बनी। खिड़कियां ही नहीं, उनमें रहने वाले लोग भी अवाक थे। दूसरे दिन भी वही घटना दोहराई गई। सुंदरी को छोड़कर जब वह जाने लगा तब बाबूजी ने बुलाकर पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अनुभव। लगते तो भले घर के हो अनुभव, तुम सुंदरी को कब से जानते हो? अनुभव ने कहा, मैं इसके साथ पढ़ा हूँ। कहकर वह जाने लगा तो बाबूजी ने उसे रोकते हुए कहा, शायद तुम्हें हमारे घर की मर्यादा नहीं मालूम। तुम्हारा रिश्ता अब सिर्फ सुंदरी से नहीं वरुण उसके परिवार से भी है। वह तुम्हारी क्लासमेट ही नहीं है, वह किसी की पत्नी भी है और किसी घर की बहू भी बन चुकी है। इस तरह उसके साथ तुम्हारा आना जाना ठीक नहीं है। वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। सुंदरी अंदर कमरे में आकर बिफर पड़ी। बाबूजी को क्या हो गया है? क्यों बेवजह शोर मचा दिया? कुल की मर्यादा, कुल की मर्यादा। क्या करूं मैं कुल की मर्यादा का? सारा दिन घर में रहकर उसे पालूं? मुझसे नहीं होगा यह सब। क्या हुआ जो मेरा दोस्त मुझे घर छोड़ने आ गया? राजन ने समझाया, बात दोस्त की नहीं संस्कारों की है। सुंदरी मर्यादा की है। उसने आकर किसी से कोई परिचय नहीं करना चाहा, तुम्हें बाय कर जाने लगा। तो क्या हुआ राजन, तुम भी तो थे। धीरे धीरे उसका इस तरह आना जाना साधारण सी बात होगी, जिसकी चर्चा भी नहीं की जाती, क्योंकि राजन समझ गया था कि इससे कोई फायदा नहीं। लेकिन हद तो तब हुई जब उस सांझ की दुल्हन ने सच में रात ढले ही घर में कदम रखने शुरू कर दिए।
राजा ने सोचा कब तक बाबूजी की मर्यादा को यूं सरेआम कुचलता देखूं। उसने अलग घर ले लिया। राजन सारा दिन ऑफिस में रहता और सुंदरी अपने दोस्तों के साथ। शाम को कभी कभी दोनों एक साथ ही घर में प्रवेश करते। राजन जान चुका था कि कुछ कहना बेकार है। ऐसा नहीं कि उसने उसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया, वह जानकर भी अनजान बन जाता था। शायद खुद ही समझ जाए, उसकी हर गलती पर खुद पर्दा डाल ले, उसे सुधरने का मौका देता। एक बार तो उसकी आंखों के सामने ही सारा खेल हुआ और वह देखता रह गया। बस इतना कह सका, तुम्हें इससे क्या मिलता है सुंदरी? वही जो तुमसे नहीं मिलता, वह मेरा प्यार है, मेरा पहला प्यार, सुंदरी ने कहा। तो फिर मुझसे क्या नहीं मिला तुम्हें? तुम जिसे मिलना चाहती समझती हो वह मेरे परिवार की मर्यादाओं के खिलाफ है। अगर वह तुम्हारा प्यार है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? पापा ने कहा कि शादी कर लो, सुंदरी ने जवाब दिया। हमारे घर से चली जाओ, फिर जैसी मर्जी हो वैसी करना। और तुम अपनी मर्जी के कोरे मुझ पर बरसा रही हो? पहली बार चीखा राजन। हाँ, क्योंकि तुमसे मुझे बांधा गया है और तुम बंध नहीं सकी, यही ना? तो अब तक तुमने हमें धोखे में रखा। क्या कमी रखी है थी मैंने तुम्हें खुश रखने में? सपनों की मलिका बना कर लाया था तुम्हें, सबसे अलग भी कर लाया, किनारा कर लिया अपने घर से, अपने परिवार से, फिर भी तुम्हें नहीं जीत सका। शायद कमी मेरी ही थी कि मैंने तुम्हें बहुत चाहा और यह नहीं जानना चाहा कि तुम्हें मेरी कितनी ज़रूरत है। हाँ राजन, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी नहीं, अपनी मर्जी और शर्तों पर रह सकती हूँ। तुमसे पहले मेरे लिए अनुभव है, मैं उसके बिना अपने एक पल की भी कल्पना नहीं कर सकती। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। राजन फिर भी नहीं हारा। कई बार घर नहीं जाता, राधिका के पास चला जाता और अपना दुखड़ा रोता, मगर सुंदरी यह भी जानने की कोशिश नहीं करती कि वह कहाँ है। उस दिन भी वह ऑफिस से सीधे राधिका के पास गया और फपक पड़ा। क्या हुआ देवर जी? उसने सारी बात बता दी राधिका को। बोला, भाभी अब आप ही कोई रास्ता निकालो। क्या रास्ता निकाले देवर जी? मर्जी आपकी थी, हम लोग तो सिर्फ माध्यम बने थे आपकी इच्छाओं के चलते। और मेरी आशंकाओं पर सभी ने आपत्ति जताई थी कि राजन सब संभाल लेगा। हाँ भाभी, गलती मेरी थी। मेरी कल्पना सुंदर थी तो कोमल भी थी, शायद इसीलिए जल्दी टूट गई। वह तो बहुत कठोर है। जिस कल्पना सुंदरी को मैं हकीकत बनाकर ला रहा हूँ वह ऐसी होगी कि मेरी कल्पनाओं को ही निगल जाएगी। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर कल्पना करना गुनाह था तो मेरा जुर्म सच में बहुत बड़ा है और मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। मेरी आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है और मैं तमाशबीन बना हूँ उसके हर गुनाह का। मैं एक ऐसा चश्मदीद गवाह हूँ जिसे किसी भी अदालत में जाकर यह कहने की हिम्मत नहीं कि मेरे घर में गुनाह पल रहा है। तो क्या आप यूं ही देखते रहेंगे? नहीं भाभी, मगर मैं करूं भी तो क्या? बाहर करो देवर जी उसे। जब घर की इज्जत खुद ही बाजार में बैठ जाए तो फिर उसे घर में रखना ठीक नहीं, उसे बिकना मंजूर है। आप क्या कर सकते हैं? मर्यादा की खातिर ही आप घर छोड़कर गए थे कि लोगों की नज़रों से दूर रहने पर बिगड़ी बात बन जाएगी। लेकिन मेरा कहा मानो, तलाक ले लो उससे। लेकिन भाभी, कोई लेकिन वेकिन नहीं। जब जिंदगी तुमसे इतनी कुर्बानियों के बाद भी खुश नहीं तो बेहतर है कि ऐसी जिंदगी से किनारा कर लो। आज तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो फिर क्यों उस अप्सरा के पीछे भाग रहे हो? वह तुम्हारी नहीं। फिर उसने खुद ही कह दिया है। खुद को कमजोर मत साबित करो देवर जी। रास्ते अनेक हैं। जिस मोड़ पर तुम खड़े हो उससे अनेक रास्ते जा रहे हैं और वह रास्ता भी जिसमें तुम चले थे। अब एक ऐसी राह लो जहाँ से बीती गलतियाँ नजर न आए। छोड़ दो देवर जी उसे। अप्सरा किसी की भी नहीं होती, सबकी होकर भी किसी की नहीं हो पाती। यह सुन राजन फुट फुट कर रो पड़ा। राधिका रो तो न सकी मगर उसके लिए रास्ते की तलाश में जरूर निकल पड़ी। आज राजन निर्णय कर लिया था कि वह हिम्मत के साथ घर में घुसा और जोर से दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा सुंदरी ने खोला। क्या हुआ? इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? अब यह सब यहाँ नहीं होगा। मेरे घर में यह खेल अब नहीं होगा। कौन सा नया पाठ पढ़कर आए हो राजन? यह कौन सी नई बात है? सुंदरी को किनारे ढकेलते हुए वह अंदर घुसा और अनुभव की कॉलर पकड़कर उसे घर से बाहर कर दिया। सुंदरी पागलों की तरह चीखती रही। आज वह जान चुकी थी कि उसे अब किसी एक को थामना होगा। शाम को जब राजन घर आया तो वह जा चुकी थी अपने प्रेमी अनुभव के साथ। घर में अब सिर्फ वह था और उसकी रोती सी शक्ति कामनाएं, कल्पनाएं, जिसे वह शाम तक पटोरता रहा। तलाक के वक्त कोर्ट में इतना ही कह सका, मैं इसके लायक नहीं। यह जिसे चाहती है उसके साथ इसे रहने और जीने का पूरा हक है। यह हक इसके माँ बाप नहीं दे सके मगर मैं देता हूँ। आज से यह आज़ाद है और जिंदगी सपना नहीं होती।
तलाक देने के बाद राजन अपने पुराने घर में अपने परिवार के पास वापस चला गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।